नाउ MCQ नंबर 220 में दिया हुआ जो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग होती है वो 11 या 12 वीक के ऊपर हम करते हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग सीवियस सैम्पलिंग 11 या 12 वीक के अंदर हम करते हैं। 11th या 12 वीक के ऊपर सीवियस सैम्पलिंग की जाती है और इसमें 2% चांस होता है मिसकैरेज का। एमनियोसेंटेसिस 15 वीक के ऊपर की जाती है और उसके अंदर 1% चांस होता है मिसकैरेज का। और जो कॉर्डोसेंटेसिस होती है वो 20th वीक के ऊपर की जाती है, उसमें 2 to 5% चांस होता है मिसकैरेज का। 221 में दिया हुआ है कि एक यंग मैन था, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उसके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के बाद हमें एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। इसका एम्ब्रियोलॉजिकली ये कहाँ से डिराइव्ड होता है? जो नोटोकॉर्ड से न्यूक्लियस पल्पोसस डिराइव्ड होता है। बेसिकली क्या होता है, जो मीजोडर्म होती है ना वो नोटोकॉर्ड बनाती है और नोटोकॉर्ड से सोमाइट्स भी डिराइव्ड होते हैं इसकी बोथ साइड से, और नोटोकॉर्ड से न्यूक्लियस पल्पोसस भी डिराइव्ड होता है। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ना वो एंड ऑफ 3rd वीक के ऊपर बन जाते हैं। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे वो एपीब्लास्ट से डिराइव हो रहे थे, एपीब्लास्ट से डिराइव हो रहे थे। अगर एपीब्लास्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो फिर आपने एक्टोडर्म को सिलेक्ट करना है, और अगर एक्टोडर्म का नहीं दिया हुआ तो फिर आपने योग सैक एंडोडर्म को सिलेक्ट करना है। और जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो 3rd वीक के एंड के ऊपर बन जाते हैं। जो प्लूरी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती हैं वो फ्यूज़ करती हैं और हमारे पास फाइब्रिनस पेरिकार्डियम बनाती हैं। प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो आपके लंग्स की और पेरिकार्डियम की मेम्ब्रेन है वो आपस में मिल के फाइब्रस पेरिकार्डियम बनाते हैं। फाइब्रिनस पेरिकार्डियम जो होते हैं ना वो प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के मिलने से बनता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एंड ऑफ 3rd वीक के ऊपर बन जाते हैं। लिवर जो होता है ना वो फोरगट से डिराइव्ड होता है। हमने पहले भी डेरिवेटिव्स पढ़े थे कि जो लिवर होता है वो फोरगट से डिराइव्ड होता है। लिवर हमारा फोरगट से डिराइव्ड होता है और 4th मंथ के अंदर लिवर से एम्ब्रियो एरिथ्रोपोइसिस होना स्टार्ट हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं फीटस के। अब जो फोरगट होती है ना वो फेरिंग्स भी बनाती है, हमारा लोअर इसोफेगस भी बनाती है और हमारा प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, लिवर, गाल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन जो होती है बेसिकली मिजोरम से बनती है। लिवर जो होता है ना वो फोरगट से डिराइव्ड होता है। लिवर हमारा फोरगट से डिराइव्ड होता है। मैकल्स डायवर्टिकुलम एम्ब्रियोनिक योग सैक का रेमनेंट होता है। या जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है ना ये बेसिकली इलियम की कॉन्जेनिटल मैल फॉर्मेशन होती है। मैकल्स डायवर्टिकुलम जो होता है ना वो वाइटलाइन डक्ट का भी रेमनेंट होता है। स्मॉल ट्यूब अगर आपको इलियम के ऊपर नजर आ रही है तो वाइटलाइन डक्ट होगी और वाइटलाइन डक्ट की वजह से ही मैकल्स डायवर्टिकुलम बनता है। या एम्ब्रियोनिक योग सैक का रेमनेंट होता है मैकल्स डायवर्टिकुलम। मेन ऑर्गन्स का लेट डाउन जो होता है ना वो 3rd मंथ में हो जाता है। हाइपोस्पाइडिया से कैसी एबनॉर्मेलिटी है जो कि यूरोजेनिटल फोल्ड की एबनॉर्मेलिटी होती है। और हाइपोस्पाइडियास जो होता है ना वो टेस्टिकुलर क्रिप्टोकाइडिज्म और इंग्वानल हर्निया के साथ एसोसिएटेड होता है। इंग्वानल हर्निया और क्रिप्टोकाइडिज्म के साथ हाइपोस्पाइडियास एसोसिएटेड होगा। और जो एपिस्पाइडियास होता है वो इसमें जेनिटल टुबर्कल की डिफेक्ट होता है। जेनिटल टुबर्कल का डिफेक्ट होगा और ये एक्सोस्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड होता है। जेनिटल टुबर्कल का डिफेक्ट होता है, एक्सोस्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड होता है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमनेंट मेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर तो ये यूट्रस और विजाना बनाती है, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनके अंदर अपेंडिक्स टेस्टिस जो होती हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर मुलेरियन डक्ट की का रेमनेंट होता है। यूरेटर जो होता है ना वो मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है। यूरेटर मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है और मीजोडर्म जो थी ना वो नोटोकॉर्ड भी दे रही थी और फिर नोटोकॉर्ड बाद में हमारे सोमाइट्स बनाती है और न्यूक्लियस पल्पोसिस बनाती है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो न्यूरोलेशन एम्ब्रियो होता है ना वो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, जो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है उसको हम न्यूरोलेशन एम्ब्रियो कहते हैं। न्यूरोलेशन एम्ब्रियो हम तब कहते हैं जब आपकी न्यूरल ट्यूब बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब को न्यूरोलेशन एम्ब्रियो कहते हैं। जो मोरोज रिफ्लेक्स होता है वो अपेयर होता है 8 to 9th इंट्रायूट्राइन लाइफ के बाद। 8 to 9 मंथ्स के बाद मोरोज रिफ्लेक्स अपेयर हो जाता है। मोरोज रिफ्लेक्स जो होता है ना वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के 8 to 9 मंथ्स के बाद डेवलप होता है। सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ से आता है? हमने पढ़ा था कि जो फ्रिंजल पाउचेज होते हैं वो 4 होते हैं। जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो 4th फ्रिंजल पाउच से आता है और जो इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो 3rd फ्रिंजल पाउच से आता है। स्पाइना बाइफिडा के अंदर फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से स्पाइना बाइफिडा ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। जो लिगामेंटम टीरीज होता है ना वो बेसिकली हमारी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट होता है। अब वही बताया हुआ है कि जो डक्टस फिनोसिस है वो लिगामेंटम वेनोसम बनाता है, जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाता है। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टीरीज बनाती है। जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑब्लिटरेट कर जाती है, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं ना वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनाती हैं और यूरेकस या एलेंटॉइस जो होती है वो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनाती है। और पेटेंट यूरेकस होगा अगर तो अम्बिलिकस से यूरिन पास हो रहा होगा। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो मीजोडर्म होता है और मीजनकाइम होती है। मीजोडर्म और मीजनकाइम को एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं।
अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से जो दिया हुआ है कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जो एम्ब्रियोनल कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मेसोडर्म मेसेनकाइम एम्ब्रियोनल कनेक्टिव टिश्यू होता है। रथकीस पाउच डिराइव्ड होता है स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से। एमनियोसेंटेसिस आपने 10th वीक से पहले नहीं करनी होती है। जो एम्प एम्ब्रियोनिक पोल होता है आपके प्लेसेंटा का वो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस होता है। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एब एम्ब्रियोनिक पोल बनाता है, मतलब जहाँ पे एम्ब्रियो नहीं होगा उससे जो ऑपोजिट पोल होगा दैट इज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और डेसिडुआ बेसालिस जो था फीटल पार्ट के अंदर था, मैटरनल पार्ट होता है। जो कोरियन फंडामुस होता है फीटल पार्ट होता है प्लेसेंटा का। उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना वो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन को भी, प्रोजेस्टेरोन को भी और इनहिबिन को भी। ईपीआई इसका निमोनिक है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन इन तीनों हार्मोन्स को सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम और ये मेंटेन करता है। लेकिन अगर ये पूछा हो कॉर्पस ल्यूटियम कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। लेकिन सिक्रीट ये 3 हार्मोन्स करता है जिसमें आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन आता है। अब एक पेशेंट थी, उसको प्राइमरी एमेनोरिया है लेकिन उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वेल डेवलप्ड हैं। ब्रेस्ट भी प्रेजेंट है लेकिन जो उसका ब्लाइंड विजाइना है, एब्सेंट यूट्रस है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की। जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है ये यूट्रस और विजाइना बनाती है। अगर तो यूट्रस एब्सेंट है इसका मतलब है कि जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है उसकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुई है। फंक्शनल रेमनेंट मीजोनेफ्रिक डक्ट का मेल्स के अंदर क्या होता है, डक्टस डेफरेंस। ठीक है, डक्टस डेफरेंस जो होता है ना वो मीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है। ठीक है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट अपेंडिक्स टेस्टिस बना रही थी मेल्स के अंदर और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है वो डक्टस डेफरेंस बनाती है मेल्स के अंदर। ट्रेगस और जो एंटी ट्रेगस होता है आपके ईयर का वो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च का डेरिवेटिव होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो डेवलपमेंट होती है वो स्टोमोडियम की आउट पाउचिंग से, जो हमारे पास जो स्टोमोडियम होता है ना वो स्टोमोडियम मतलब फोरगट होता है। ठीक है, उससे रथ किस पाउच डेवलप होता है और फिर रथ किस पाउच से बाद में हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है या फिर स्टोमोडियम की आउट पाउचिंग होती है जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है। जो ईयर का पिना और ट्रेगस होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्च से डिराइव होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि जो फर्स्ट ब्रेकियल आर्च से डिराइव होंगे वो ईयर का पिना और ट्रेगस होते हैं। ट्रेगस फर्स्ट आर्च से डिराइव होता है और एंटी हेलिक्स भी फर्स्ट आर्च से डिराइव होता है। और जो ईयर का पिना होगा और ट्रेगस होगा फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्च से डिराइव होंगे। अब ये क्लेफ्ट्स का बताया हुआ है कि जो पहला क्लेफ्ट था वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस देता है। जो फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्च होती है वो पिना और ऑरिकल बनाती है। और जो ऑडिटरी कैनाल या यूस्टेशन ट्यूब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो हमारी फर्स्ट क्लेफ्ट से बनती है। और मेस्टॉइड एयर सेल्स भी फर्स्ट पाउच से या फर्स्ट पाउच से बनते हैं। और जो ईयर ऑजिकल्स होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्च से बनते हैं। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, उसका मैन है, उसका नॉर्मल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, मैरिड है लेकिन उसकी कोई बच्चे नहीं है और उसकी नॉर्मल इजैकुलेशन पीरियड है। लेकिन सीमन एनालिसिस के ऊपर हमें जो है एजोस्पर्मिया नज़र आ रहा है कि उसके स्पर्म्स नहीं है। तो सर्टोली सेल्स का डिफेक्ट होगा। जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना वो FSH जो होता है ना वो सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होता है। जब FSH और LH कम होते हैं तो उसकी वजह से एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, FSH और LH को प्रोड्यूस करते हैं। सर्टोली सेल से बनता है FSH। ठीक है, सर्टोली सेल्स ने FSH को रिलीज़ करना है। जब FSH नहीं होगा ठीक है तो क्या होगा, हमारे पास एजोस्पर्मिया हो जाएगा। FSH की या LH की कमी की वजह से एजोस्पर्मिया हो जाता है। तो सर्टोली सेल्स का डिफेक्ट होगा तो एजोस्पर्मिया हो जाता है जिसमें इजैकुलेशन तो नॉर्मल होती है लेकिन एजोस्पर्मिया होता है। तो सर्टोली सेल के डिफेक्ट्स की वजह से एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वो डिफर करते हैं मेलानोसाइट्स के अंदर। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी अगर होंगे तो उनके मेलानोसाइट्स होते हैं वो डिफर करते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में 6 आर्च का डिफेक्ट होता है। 6 आर्च का डिफेक्ट होगा क्योंकि जो 6 आर्च होती है वो डक्टस आर्टीरियोसिस बनाती है। तो फ्रेंच जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं राइट एंड लेफ्ट वो भी 6 आर्च से आती हैं। और जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व थी वो भी 6 आर्च से आ रही थी। तो जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस होता है वो 6 आर्च का डिफेक्ट होता है। और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस प्री मैच्योरिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें मशीनरी मरमर हमें मिलते हैं। प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी ट्विन प्रेगनेंसी थी। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें कॉमन प्लेसेंटा नज़र आ रहा है लेकिन एमनियोटिक सैक उसके 2 हैं। जेस्टेशनल सैक 2 हैं लेकिन प्लेसेंटा एक ही है। तो वो मोनोकोरियोनिक होगी। कोरियन उसकी एक ही है लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक कैविटीज़ उसकी 2 हैं तो डायएमनियोटिक होगी। मोनोकोरियोनिक और डायएमनियोटिक होगी। FSH इनहिबिट हो जाता है इनहिबिन से विच इज सिक्रेट बाय द सर्टोली सेल्स। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम भी इनहिबिन को सिक्रेट कर रहा है और सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो भी इनहिबिन को सिक्रेट करते हैं। अब सर्टोली सेल्स FSH को भी सिक्रेट करते हैं। ठीक है, और जो है ना वो FSH जो आपका इनहिबिट होता है इनहिबिन से विच इज सिक्रेट बाय FSH जो होता है ना हमारा कहाँ से बनता है, FSH हमारा सर्टोली सेल से रिलीज़ होता है और इनहिबिन से इनहिबिट हो जाता है। अच्छा, अब एक न्यूबॉर्न बेबी था हमारे पास एबनॉर्मलिटी ऑफ लिप के साथ आया जिसमें उसका जो लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस है वो फ्यूज़ नहीं किया है लेफ्ट मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ। मतलब एक साइड का जो है ना मैक्सिलरी प्रोसेस एक साइड के नेजल प्रोसेस का फ्यूज़ नहीं किया तो उसको लेफ्ट साइड का यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप होगा। अब जब मिड लाइन क्लेफ्ट लिप होता है ना तो उसके अंदर आपके 2 मीडियल नेजल प्रोसेस फ्यूज़ नहीं करते हैं। मिड लाइन क्लेफ्ट लिप के अंदर यूनाइटेड क्लेफ्ट लिप के अंदर आपका मैक्सिलरी प्रोसेस उस साइड के नेजल प्रोसेस साथ नहीं मिलता है। और जो क्लेफ्ट पैलेट होता है ना उसके अंदर आपकी जो पैलेटाइन प्रोसेस होते हैं वो नेजल सेप्टम के साथ या मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस जो होते हैं ना वो लैटरल पैलेटाइन प्रोसेस नेजल सेप्टम और मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस आपस में फ्यूज़ नहीं करते हैं जिसकी वजह से क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है।
कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं मैटरनल और फीटल ब्लड को? सिंसीरियो ट्रोफोब्लास्ट और फीटल एंडोथेलियम मैटरनल और फीटल ब्लड को सेपरेट करता है। जो प्राइमरी विलस होता है उसमें साइरोट्रोफोब्लास्ट और सिंसीरियो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं। जो सेकेंडरी विलस होता है उसमें दरम्यान में मेसोडर्म आ जाती है, फिर साइरोट्रोफोब्लास्ट और सिंसीरियो ट्रोफोब्लास्ट होंगे। और जो टर्शरी विलस होता है उसमें कैपिलरीज या फीटल ब्लड वेसल्स आती हैं और फिर साइरोट्रोफोब्लास्ट और सिंसीरियो ट्रोफोब्लास्ट ने उसको सराउंड किया हुआ होगा। जेनिटल ट्यूबरकल क्लाइटोरिस बनाता है। जेनिटल ट्यूबरकल से क्लाइटोरिस बनता है। जो अपर पार्ट ऑफ वजाइना होता है उसमें मुलेरियन डक्ट की लोअर पार्ट के फ्यूजन की वजह से आपका जो है वो वजाइना बन जाता है। ठीक है, वजाइना का जो अपर पार्ट होता है वो फ्यूजन से बनता है मुलेरियन डक्ट के लोअर पार्ट की। और जो यूट्राइन कैविटी का जो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्राइन कैविटी का जो ल्यूमेन ऑब्लिटरेट होता है वो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस से और डेसिडुआ पैराइटालिस से ऑब्लिटरेट होता है। डेसिडुआ बेसालिस जो था ना वो हमारा पार्ट था किसका? डेसिडुआ बेसालिस जो होता है वो प्लेसेंटा का पार्ट होता है, कोरियन फ्रंटोजम और डेसिडुआ बेसालिस। लेकिन जो यूट्राइन कैविटी ऑब्लिटरेट होती है ना वो होती है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस से और डेसिडुआ पैराइटालिस से। प्राइमरी ओसाइट चेंज कर जाता है सेकेंडरी ओसाइट और वन पोलर बॉडी के अंदर। प्राइमरी ओसाइट से हमारे पास एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगी। जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होता है वो बनता है कॉम्पैक्टम और स्पाइनोजम से। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो होती है ना वो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्ट्रेटम स्पाइनोजम से बनती है। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो फंक्शनल लेयर होती है एंडोमीटियम की वो कॉम्पैक्टम और स्पाइनोजम से बनती है। सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होता है वो डिराइव्ड होता है फोर्थ फ्रिंजियल पाउच से। अब हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट पाउच होता है ना वो मिडिल एयर की कैविटी देता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस देगा, मेस्टॉइड एयर सेल्स देता है, यूस्टेशन ट्यूब बनाता है। जो सेकंड पाउच होता है वो पैलेटाइन टॉन्सिल या पैलेटाइन क्रिप्ट्स बनाता है या पैलेटाइन टॉन्सिल की एपिथेलियल लाइनिंग बनाएगा। पैलेटाइन क्रिप्ट्स भी बनाता है जो आपका सेकंड पाउच होता है। उसके बाद जो थर्ड पाउच था वो थाइमस बना रहा था और इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड बना रहा था। जो फोर्थ पाउच होता है वो सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड बनाता है और साथ जो पैराफोलिकुलर सी सेल्स होता है थायरॉइड ग्लैंड बनाता है और अल्टीमोफ्रिंजियल बॉडी बनाता है। उसके बाद आता है कि एक बॉय था उसकी अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, मतलब क्रिप्टोकार्डिज्म है। टेस्टिस का जो कंप्लीट डिसेंट होता है वो 28 वीक के ऊपर हो जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर या इंटरटाइन लाइफ के 28 वीक के ऊपर जो बॉयज़ होते हैं उनकी टेस्टिस का डिसेंट हो जाता है। टेस्टिस का डिसेंट होता है 28 वीक के ऊपर, मतलब 7th मंथ के ऊपर आपकी जो टेस्टिस होती हैं वो डिसेंट हो जाती हैं। ठीक है, 7th मंथ के 28 वीक के ऊपर जो है टेस्टिस का डिसेंट हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी है जिसके 2 ओवम थे तो उनका सेपरेट इम्यूनोटिक सैक होगा। अगर तो 2 ओवम वाली ट्विन प्रेगनेंसी होगी, 2 ओवा थे तो सेपरेट इम्यूनोटिक सैक होगा। जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है बर्थ के टाइम पे उसमें 2 एम्ब्लाइकल आर्टरीज होती हैं और एक एम्ब्लाइकल वेन होती है। एम्ब्लाइकल आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और 2 होती हैं। और जो एम्ब्लाइकल आर्टरीज थी वो बाद में ऑब्लिटरेट करके मीडियल एम्ब्लाइकल लिगामेंट बनाती हैं। अब एक पेशेंट है उसको माइक्रोटिया है और मेल डेवलपमेंट हुई है उसके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, तो डिफेक्ट होगा फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्च का। क्योंकि जो माइक्रोटिया होता है ना फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्च के डिफेक्ट से डेवलप होता है। इवेंट रेशो नहीं हुई डायफ्राम की क्योंकि इम्प्रॉपर फ्यूजन होती है आपके लैटरल मस्कुलर ग्रोथ ऑफ द डायफ्राम की। जो लैटरल मस्कुलर ग्रोथ ऑफ डायफ्राम है उसकी इम्प्रॉपर फ्यूजन की वजह से इवेंट्रेशन हो जाती है डायफ्राम की। और जो फोर्थ ब्रेकियल आर्च होती है वो थायराइड बनाती है। थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा फोर्थ ब्रेकियल आर्च से आता है। जो थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन होता है ना इसमें ऑर्गन अपेयर होते हैं। थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर हार्ट ट्यूब बन जाती है। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर हार्ट ट्यूब बन जाती है। यूरोरेक्टल सेपरेट करेगा आपके यूरोजेंटल साइनस को और रेक्टम को। बेबी को हम फीडर इसलिए प्रेफर किए जाते हैं जिनके अंदर क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट होगा। ठीक है, अगर सॉफ्ट पैलेट उनका क्लेफ्ट है तो फिर आपने बेबी के लिए फीडर को प्रेफर किया जाता है। क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट के लिए आपने फीडर को प्रेफर करना होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होता है वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है। जो डायजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं जिनका फ्यूज्ड प्लेसेंटा है विद वैस्कुलर एनास्टोमोसिस, उनका रिस्क होता है कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफरेंस सिंड्रोम हो सकता है। डायजाइगोटिक ट्विन्स लेकिन उनका अगर प्लेसेंटा एक ही है, ठीक है, प्लेसेंटा फ्यूज्ड है लेकिन डायजाइगोटिक ट्विन्स हैं और साथ उनकी वैस्कुलर एनास्टोमोसिस भी हुई है तो उसमें ये चांस होता है इनको ट्विन टू ट्विन ट्रांसफरेंस सिंड्रोम डेवलप हो सकता है जिसे TTS कहते हैं। 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं या फिर 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से डिराइव होता है, डेट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है ना ये एंडोडर्म से भी डिराइव होता है और मीजोडर्म से भी डिराइव होता है। अब जो एंडोडर्म होती है ना हमारे पास, ठीक है, अब जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं जैसे कि एसएनएस वगैरह होते हैं वो एंडोडर्म से आते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन सेल्स हो गए ना जिसमें अल्फा बीटा सेल्स वगैरह हो गए इसके, ठीक है, वो सारे जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो एंडोडर्मल और मीजोडर्मल टिश्यूज दोनों से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, अब जो पैंक्रियाज होती है ना इसके वेंट्रल और डॉर्सल 2 वेंट्रल ब्लड से डिराइव होती है और अगर वेंट्रल ब्लड फ्यूज़ नहीं करेगा तो एनुलर पैंक्रियाज बन जाती हैं। और जो पैंक्रियाज होती हैं इसकी 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से ये डिराइव्ड होती है, एंडोडर्म से और मीजोडर्म से। उसके बाद आते हैं कि जो अगर लिम्स प्रेजेंट नहीं होंगे ना तो जो आपकी लैटरल प्लेट मीजोडर्म होती है उसका डिफेक्ट होता है और जो लैटरल प्लेट मीजोडर्म होती है वो इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम भी बनाती है। और साथ ही इसमें आ जाएगा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो होती है वो हाइपोब्लास्ट से आती है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम हाइपोब्लास्ट से आ रही थी। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है वो एपीब्लास्ट से आती है और जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम होती है वो लैटरल प्लेट मीजोडर्म से आती है।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो अपर पार्ट ऑफ द विजाइना होता है वो कैनलाइज करता है। जो अपर पार्ट ऑफ विजाइना होता है वो किससे बनता है? वो बनता है लोअर फ्यूजन ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है उसके फ्यूजन से अपर पार्ट बनता है विजाइना का। बर्थ के बाद डक्टस आर्टीरियोसिस कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम आर्टीरियोसम के अंदर। बर्थ के फ़ौरन बाद जो डक्टस आर्टीरियोसिस होता है वो लिगामेंटम आर्टीरियोसम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 8 से 20 वीक के ऊपर ओगोनिया की डेवलपमेंट होती है और उसमें माइटोटिक डिवीजन्स होना स्टार्ट हो जाती है। 8 से 20 वीक के अंदर ओगोनिया की डेवलपमेंट होती है और माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। क्लाइटोरिस जेनिटल ट्यूबरकल से डिराइव्ड होता है। हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हेप्लॉइड डीएनए स्पर्मेटिड्स में होता है। हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद हेप्लॉइड डीएनए स्पर्मेटिड्स के अंदर होगा। क्लेफ्ट पैलेट, टीजीए और टॉफ ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स होते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के। डायाफ्राम सर्वाइकल सोमाइट से डिराइव्ड होता है। और इन्फेंट जो होते हैं ना, अगर एक ऐसा इन्फेंट है जिसके रूडिमेंट्री हैंड्स एंड फीट हैं और साथ इरेगुलर स्मॉल बॉन्स हैं तो फिकोमिलिया होगा। फिकोमिलिया के अंदर रूडिमेंट्री हैंड एंड फीट होते हैं और साथ इरेगुलर स्मॉल बॉन्स होती हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी था और 20 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा थी। और बेबी की जो एम्प्यूटेड लिम्ब है तो एम्प्यूटेड लिम्ब की जो कॉज होती है वो एमनियोटिक बैंड्स होते हैं। थाइमस ओरिजिनेट करता है एनोडर्म ऑफ द थर्ड फ्रिंजल पाउच से। ठीक है, थाइमस जो होता है ना वो थर्ड फ्रिंजल पाउच से डिराइव्ड होता है और जो थर्ड फ्रिंजल पाउच था वो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड भी दे रहा था। थर्ड फ्रिंजल पाउच के जो वेंट्रल विंग होता है वो थाइमस बनाता है और जो डॉर्सल विंग होता है वो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है। उसके बाद एक पेशेंट था, उसको अंडर डेवलप्ड लेफ्ट फेस है, चिन है और डिस्टॉर्टेड एक्सटर्नल ईयर है, रेमस है, एबनॉर्मल उसका एक्सरे आया है। कॉज क्या होगी? मैंडिबुलर डिसोस्टोसिस। ठीक है, मैंडिबुलर डिसोस्टोसिस के अंदर क्या होता है कि जो आपका फेस होता है वो अंडर डेवलप्ड होगा, चिन अंडर डेवलप होगी और डिस्टॉर्टेड एक्सटर्नल ईयर होगा और रेमस भी उसका डिस्टॉर्टेड होगा। अब एक प्रेग्नेंट लेडी के अगर अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल्स ज़्यादा हैं और अभी बीटा एचसीजी के लेवल्स नहीं आए तो एनेनकेफली होता है। एनेनकेफली के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल्स करा के डिटेक्ट करते हैं। एनटीडीज को हम डिटेक्ट करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल करा के। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है वो एपिब्लास्ट से बनती है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम थी वो हाइपोब्लास्ट से बन रही थी और जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम होती है वो लैटरल प्लेट मेसोडर्म से बनती है। और लैटरल प्लेट मेसोडर्म जो होती है वो अगर लिम्स एब्सेंट होंगे तो वो लैटरल प्लेट मेसोडर्म की मैल फॉर्मेशन की वजह से एब्सेंट ऑफ द लिम्स हो जाती है। फीटल पार्ट प्लेसेंटा का डेसिडुआ बिजालिस और कोरियन फ्रंडोजम बनाता है और जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ प्राइटैलिस था वो यूट्राइन कैविटी के ल्यूमेन को ऑब्लिटरेट कर रहा था प्रेगनेंसी के दौरान। फर्टिलिन जो होती है ना, जो हेड ऑफ द स्पर्म्स के अंदर होती है वो स्पर्म्स को एडहेयर कराती है, स्पर्म के हेड को एडहेयर कराती है ओवम की मेम्ब्रेन के साथ। फर्टिलिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि एडहेरेंस कराती है स्पर्म की ओवम के साथ और जो एक्रोसिन होती है वो एक्रोसोमल रिएक्शन करती है। स्पर्म के हेड के अंदर फर्टिलिन होती है जो कि एडहेरेंस कराती है और एक्रोसिन होती है जो कि एक्रोसोमल रिएक्शन कराती है। अब जो स्पर्म का पार्ट जिसके अंदर प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होती हैं ताकि वो जोना पेलिसुडा को डाइजेस्ट करे, दैट इज़ एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर प्रोटीलिटिक एंजाइम होती हैं ताकि वो जोना पेलिसुडा जो नॉन सेलुलर पार्ट होता है वो साइड का उसको डाइजेस्ट करे। हाई जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होंगी वो एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म के अंदर होती हैं। जो हेयोइड बोन होती है वो डिराइव्ड होती है सेकेंड और थर्ड आर्ट से। सेकेंड और थर्ड आर्ट्स हेयोइड बोन बनाती हैं। अब एक रेजिडेंट था, पीडियाट्रिशियन था, तो उसने न्यू बॉर्न को देखा, उसका यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप है, साथ ही यूनिलैटरल क्लेफ्ट पैलेट भी है। तो यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट तब होगा जब उसका जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है वो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस के साथ फ्यूज़ नहीं करेगी। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस जब फ्यूज़ नहीं करती है मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ तो फिर उसका जो क्लेफ्ट पैलेट भी होता है, क्लेफ्ट लिप भी होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा ट्रिपल असेसमेंट हम करते हैं कॉन्जेनिटल एनॉमलीज के लिए। इसमें एस्ट्रायोल E3 को यूज़ करते हैं। अब जो पोटेंसी होती है ना वो एस्ट्राडायोल की सबसे ज़्यादा होती है, फिर एस्ट्रॉन की होती है, फिर एस्ट्रायोल की होती है। एस्ट्रायोल हम लेते हैं जब हमने ट्रिपल असेसमेंट करनी होती है। प्रेगनेंसी के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो एस्ट्रायोल होता है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर होता है वो एस्ट्रायोल होता है और जो मेनोपॉज के अंदर होता है वो एस्ट्रोन होता है। 2 पार्ट्स, वेंट्रल और डॉर्सल प्राइमोडियम, ठीक है। पैंक्रियाज की जो होते हैं ना ओरिजिनेट करती है 2 एम्ब्रियोनिक लेयर से। एक होती है जो एक्सोक्राइन जो पैंक्रियाज होती हैं वो एंडोडर्म से आती हैं और जो एंडोक्राइन पैंक्रियाज होती हैं वो एंडोडर्म और मेसोडर्म दोनों से आती हैं। और जो पैंक्रियाज होती है 2 बड से बनती है, एक वेंट्रल और डॉर्सल बड से या फिर वेंट्रल या डॉर्सल प्राइमोडियम से 2 पार्ट्स होते हैं पैंक्रियाज के। माइक्रोटिया के अंदर फर्स्ट और सेकेंड ब्रेकल आर्च का डिफेक्ट होता है। अगर एम्पुटेशन के बाद भी पेन हो रहा हो तो इसको हम फैंटम पेन कहते हैं। 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन के जो ब्लड वेसल्स बन जाती हैं और सेल बन जाते हैं, इस तरह की विलस को हम कहते हैं टर्शियरी विलस। टर्शियरी विलस में क्या होता है, कैपिलरीज बन जाती हैं, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट ने उसको सराउंड किया हुआ होता है। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो मेसोडर्म से आता है और जो एड्रीनल मेडुला होता है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से आता है। और जो स्पाइनल बाइफिडा होता है वो फोलेट की डेफिशिएंसी से होता है।
स्पाइना बाइफिडा जो होता है वो फॉलेट की डेफिशिएंसी से होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस नोटोकॉर्ड से डिराइव्ड होता है और नोटोकॉर्ड जो होती है वो सोमाइट्स भी दे रही थी। और फर्स्ट फ्रेंजल आर्च से जो मसल डिराइव होता है दैट इज माइलोह्योइड, ठीक है। माइलोह्योइड जो होता है मसल हमारा फर्स्ट फ्रेंजल आर्च से डिराइव्ड होता है। और साथ जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं, मैसेटर हो गया, टेम्पोरालिस हो गया, मीडियल लैटरल टेरागॉइड भी फर्स्ट फ्रेंजल आर्च से डिराइव्ड होते हैं। और 85 ईयर ओल्ड पेशेंट है, कंप्लेन कर रहा है कि लोअर बैक का डॉक्टर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आउट ग्रोन है, टफ्ट ऑफ हेयर है L5 लेवल के ऊपर, ठीक है। डायग्नोसिस क्या होगी? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जो होते हैं इसमें टफ्ट ऑफ हेयर में नजर आती है लंबर रीजन के ऊपर। एक गर्ल है जिसकी नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उसको सेकेंडरी एमिनोरिया डेवलप हो गया और उसका यूट्रस एब्सेंट है। यूट्रस अगर एब्सेंट होगा तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का डिफेक्ट होगा, क्योंकि जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है वो यूट्रस और वजाना बनाती है। जो लोअर वजाना होता है वो भी यूरोजेनिटल साइनस से आता है। जो अपर वजाना था वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की फ्यूजन से बन रहा था या मुलेरियन डक्ट की फ्यूजन से बन रहा था। जो लोअर वजाना होता है वो यूरोजेनिटल साइनस से आता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्टोडम और एंडोडम मिल के हमारे पास क्लोइकल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलती हैं, एक्टोडम और एंडोडम। प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्टोडम और एंडोडम जो होती हैं वो क्लोइकल मेम्ब्रेन के ऊपर आपस में मिलती हैं। एक 2 साल का बच्चा था, प्रेजेंट किया, उसको थिन म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो रहा है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल से लोअर थर्ड ऑफ द नेक के अंदर जब से वो पैदा हुआ है। जो ओरिजिन था और नॉर्मली क्या होगा? सेकंड ब्रेकल आर्च का डिफेक्ट होगा। सेकंड ब्रेकल आर्च का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड के एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर उसको डिस्चार्ज हो रहा होगा। डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है ना वो हमें पल्सिटी इंक्रीज इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस पल्स जो अगर तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस होगा ना तो उसकी पल्सिलिटी जो होती है ना वो इंक्रीज़ कर जाती है डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन के अंदर। प्रेग्नेंट लेडी है जिसका अल्फा बीटा प्रोटीन्स लेवल ज़्यादा हुए में है, बीटा HCG अब उसका वेटेड है, तो अगर अल्फा बीटा प्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो और बीटा HCG अगर नहीं आया है तो उसको एनेनकेफली होगी। फीटल पार्ट प्लेसेंटा का डेस्ड्रा बिजालिस और कोरियन फ्रंडोजम बनाता है। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग हम 11 से 12 वीक के ऊपर करते हैं। जो हॉस्टल मेम्ब्रेन होती है वो एक्सोसिलोमिक कैविटी की बाउंड्री बनाती है और जो एबएम्ब्रियोनिक पोल होता है वो डेस्ड्रोआ कैप्सुलैरिस से बनता है। डेस्ड्रोआ कैप्सुलैरिस एबएम्ब्रियोनिक पोल बनाता है, हॉस्टल मेम्ब्रेन एक्सोसिलोमिक कैविटी बनाती है। और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग सीवीएस सैम्पलिंग हम 10 या 11 वीक के ऊपर या बेसिकली 11 वीक के ऊपर करते हैं और इसमें 2% चांस होता है मिसकैरेज का।